दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि सभी जानते हैं, दुनिया में चारों तरफ एक युद्ध का माहौल बना हुआ है और ईरान इजराइल के युद्ध ने तो लगातार ये संकेत दे दिए, दुनिया में तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से ईरान और इराक का युद्ध एक कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिखाई देता, उसने दुनिया में शांति और सौहार्द की जो पूरी पॉलिसी रहती थी दुनिया के अंदर, उसको ध्वस्त करते हुए दिखाई देती है। और ईरान और इराक एक दूसरे के ऊपर मतलब एकदम से ऐसा लगता है खत्म करने पे आमादा है। उनका जिस तरह से संकल्प दिखाई देता है, जिस तरह से युद्ध के प्रति उनके अंदर जुनून दिखाई देता है उन दोनों देशों के अंदर। और साथ ही दुनिया भी पूरी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, क्योंकि दुनिया दो खेमे में बटी नजर आ रही है इस समय। एक पक्ष इजराइल के साथ खड़ा दिखाई देता है, तो दूसरा पक्ष ईरान के साथ दिखाई देता है खड़ा हुआ। अब ये तो हो सकता है कि किसी किसके पक्ष में गिनती किसकी ज्यादा है किसकी कम है, लेकिन निश्चित रूप से दुनिया भी दो गुटों में विभाजित नजर आ रही है। और इसके जो विभीषिका है युद्ध की, वह कोई अच्छे परिणाम तो देती नहीं है, चाहे किसका भी बीच में युद्ध हो रहा हो। और ऐसे में ये भी लोग जो शांति के समर्थक जो वर्ग है, जो देश है, वह लगातार ऐसे नेताओं की कमी महसूस कर रहे हैं जो दुनिया में शांति सौहार्द की बात करते थे। जब पहले अगर पूर्व की बात करें, चाहे नेल्सन मंडेला रहे हों, महात्मा गांधी रहे हों, पंडित नेहरू रहे हों, तो तमाम ऐसे नायक रहे हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने समय समय पर शांति सौहार्द की बात की है। लेकिन वर्तमान दौर में ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं देता है जो शांति का प्रबल समर्थक हो। और ज्यादातर राष्ट्रों में ऐसे लोग बैठे हैं जो अब केवल अपनी सत्ता में रहने की चाहत में अपने देश को कहीं ना युद्ध में धकेल रहे हैं, युद्धोन्माद का माहौल लगातार अपने देश में बनाए रखते हैं। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, जो इस समय यूरोप के टूर पे हैं, आज जर्मनी में सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया का जो राजनीति है किस दिशा में जा रही दिखाई देती है, क्या इससे पूरी दुनिया की शांति को खतरा पैदा हो चुका है। क्योंकि लगातार जिस तरह बमबारी हो रही है ईरान और इराक के अंदर, उसने तो वाकई में तबाही का मंजर ऐसा प्रस्तुत कर दिया है जिससे देखकर हर किसी के मन में सिरहन सी पैदा हो जाती है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी बहुत बड़े जानकार हैं। तो मैं आपका सभी का परिचय उनसे करा देता हूँ। हमारे साथ इस समय डॉक्टर प्रभात राय जी जुड़े हुए हैं, जर्मनी में इस समय बैठे हुए हैं और यूरोप के टूर पर हैं इस समय। बहुत ही राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो क्या लगता है आपको, वर्तमान दुनिया की जो तस्वीर सामने आ रही है निकल के, लगातार देशों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का युद्ध का माहौल बनता दिखाई देता, और ईरान इसराइल के बीच में जिस तरह युद्ध लगातार आगे बढ़ रहा है, उसने तो वास्तव में एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर दिया कि जहां तबाही के अलावा कोई दूसरा मंजर सामने नहीं आ रहा है। अब पलड़ा किसी का भारी हो चाहे किसी कमजोर हो, लेकिन बात यह है कि तबाही के मंजर दोनों देशों में देखे जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वर्तमान दौर में, ये दुनिया को कहाँ लेकर जा रही है? मतलब उसके लिए क्या खतरे आप देख पाते हैं दुनिया की शांति के लिए, दुनिया के विकास के लिए? ये क्या युद्ध ये बड़े खतरे साबित होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने बहुत सही बात कही। ये दौर वस्तुतः युद्ध का दौर नहीं था। ये दौर मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का दौर था। और सबसे पहले ये युद्ध जो है यूक्रेन और रूस के बीच बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। उम्मीद ये थी कि जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन देखिए 3 वर्ष से अधिक का वक्त गुजर चुका है। फरवरी 1922 में ये युद्ध शुरू हुआ और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये युद्ध खत्म नहीं हुआ था कि एक और युद्ध की आहट हमें दस्तक सुनाई दे रही है। वो युद्ध जो है वो इजराइल और ईरान के बीच कहीं ना छिड़ जाए बड़े पैमाने पर। पिछले साल भी अप्रैल के महीने में याद होगा आपको, ये थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी गाजा को लेकर। गाजा में जब बहुत तबाही मचाई थी नेतन्याहू ने, तो फिर ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं उन्होंने हुक्म दिया था कि अब जो है थोड़ा सा हमला इन पर भी किया जाए। ये बहुत हमला कर चुके हैं गाजा के लोगों पर, फिलिस्तीनियों पर। उस समय ये ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं बन पाई, थोड़ी सी रही, फिर समाप्त हो गई। लेकिन इस बार फिर जबकि परमाणु संयंत्रों पर जबरदस्त आक्रमण किया गया है और एक बहुत बड़े जर्नल को, हुसैनी हुसैन सलामी को मार दिया गया। एक बहुत बड़े, समझिए कि बहुत बड़े उनके निकट व्यक्ति जो आयतुल्ला खामेनेई के बहुत निकट व्यक्ति हैं, उनको भी हलाक कर दिया गया। परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया गया। तो ये बड़ा हादसा हो गया ईरान के लिए। ईरान ने प्रतिशोध में लगातार ब्लास्टिक मिसाइल्स जो उसके पास हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 3000 बताई जाती है, निरंतर वो दाग रहे हैं इसराइल के ऊपर। और इसराइल को भी कई शहरों में भारी नुकसान का
क्षति का सामना करना पड़ा है, ये सब खबरें आ रही हैं बड़े पैमाने पर। तो ये कहीं युद्ध जो है प्रशांत जी कहीं और बड़ी जंग में न बदल जाए और पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में न ले ले, क्योंकि पहले भी जो इजराइल के साथ युद्ध हुए हैं 1948 से के बाद एक युद्ध 1956 में हुआ जब सीरिया और मिस्र ने हमला किया था इजराइल पर, इजराइल को फतेह हासिल हुई। 1967 में फिर एक और जंग हुई जिसमें एक बार फिर से इजराइल को फतेह हासिल हुआ। तो ये सब जो है युद्ध चल रहे हैं। इसके बाद 1973 में एक और वार हुई जिसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा था इजराइल को। तो ये जो सिलसिला है फिलिस्तीन को लेकर ये 1948 से चल रहा है, जब से कि इजराइल का उदय हुआ है। यूनाइटेड नेशंस ने 55% जो जमीन थी वो इजराइल को दी थी ऑफिशियली, और 45% जमीन जो थी वो दी गई थी फिलिस्तीनियों को। इस तरह से बंटवारा किया था। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिजोल्यूशन पास करके जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के भी सभी सदस्य थे शामिल, 5 सदस्य। उस समय चीन की जगह ताइवान होता था, जिसको अब ताइवान कहते हैं ना, चीन नहीं था, चीन तो बाद में बना 78 में परमानेंट मेंबर। तो उनकी सहमति से ये समझौता हुआ था। एक नया देश अस्तित्व में आया और ये जंग जब से जारी है। तीनों युद्धों में इजराइल ने बहुत बड़ी जमीन हथिया ली, जो 45% दी गई थी, अब 15% सिर्फ फिलिस्तीनियों के पास है 2 इलाकों में। एक वेस्ट बैंक है और एक गाजा पट्टी है। ये 2 इलाके दिए गए जिनमें भी उनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि स्वायत्त शासी प्रदेश दिया गया है। स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस रूल है उनका। दे आर नॉट फुल फ्लेजेड कंट्री, सॉवरेन कंट्री, दे हैव नो सॉवरेनिटी। तो ये जंग वो है। इधर ये फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं और फिलिस्तीन की हिमायत में पहले उतरा था मिस्र सबसे पहले। आपको याद होगा कर्नल नासिर, बहुत बड़े मित्र थे पंडित नेहरू के। स्वेज कैनाल को बंद कर दिया था कर्नल नासिर ने, जिसमें बाथिस्ट पार्टी के लीडर थे। बाथिस्ट पार्टी का मतलब है सोशलिस्ट पार्टी, बात का मतलब ब्रदरहुड वाली पार्टी। तो सीरिया में भी यही हुआ। सीरिया में हाफिज असद ने सत्ता हथिया ली थी और फिर वो नासिर के साथ उनकी बहुत दोस्ती थी, उन्होंने मिलकर एक बार हमला किया, उसमें भी ये नहीं जीत पाए। तो ये बड़ी लंबी कहानी है। मैं बहुत संक्षेप में अपने श्रोताओं को ये बता रहा हूँ, आपके चैनल के देखने वालों को, कि थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर लड़ाई का मालूम हो तो हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे आज के युद्ध, क्योंकि हमारा फोकस आज के दिन इजराइल और ईरान की ही जंग पर है। लेकिन इस जंग के मूल में क्या है, बुनियाद में क्या है? बुनियाद में है फलस्तीन का मसला। फलस्तीन का मसला अगर ना हो तो जंग की कोई जरूरत ही नहीं है। ईरान उतरा फलस्तीन की तरफ से, हमास भी एक फलस्तीन का इलाका है और वेस्ट बैंक भी एक फलस्तीनियों का इलाका है, लेकिन उनके दोनों के मिजाज अलग अलग हैं। वहां पर पीएलओ का शासन है। आपको याद होगा यासिर अराफात नाम का एक शख्स था, बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, सारी दुनिया ने माना। इंदिरा गांधी भी उसको अपना सगा भाई कहती थी। इंदिरा गांधी ने 2 को ही अपना भाई करार दिया था, आपको याद होगा इंटरनेशनल जगत में। एक तो फिडेल कास्ट्रो को, जिसके वो गले लगती थी, और दूसरा यासिर अराफात। ये दोनों बड़े अभिन्न मित्र थे भारत के। और क्यूबन क्राइसिस को तो सॉल्व ही पंडित नेहरू ने कराया था। क्यूबन क्राइसिस में भी यही स्थिति आगे थी विश्व युद्ध की। जैसे आज हम विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हो गए ना, पूरा मध्य पूर्व अगर चपेट में आ गया तो उनके हिमायती भी आएंगे इस युद्ध में। विश्व युद्ध कैसे होता है? विश्व 84 बात से शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमने हिस्ट्री पढ़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी आपने पढ़ा खूब। 84 बात से शुरू होता है। बहुत सारी पावर जो है, वर्ल्ड पावर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। पहले वर्ल्ड वॉर के अंदर करीब 2 करोड़ लोग मारे गए और दूसरी वर्ल्ड वॉर में करीब 9 करोड़ 9.5 करोड़ लोग मारे गए। तो कहीं तीसरा विश्व युद्ध का ये कारण ना बन जाए। यूक्रेन और रूस के युद्ध को भी यही समझा जा रहा था, लेकिन वो नहीं बना अब तक। 2 देशों के मध्य नाटो भी नहीं उतरा, अमेरिका भी नहीं उतरा। ओनली दे सप्लाइड देयर आर्म्स, लेटेस्ट वेपन्स। वो भी इतने ही नहीं दिए गए कि रूस के अंदर मार कर सके। पहली बार ऐसे ड्रोन्स दिए गए हैं जिन्होंने हजारों किलोमीटर अंदर जाकर रूस के 40 बम वर्षक विमानों को नष्ट किया।
उसके बदले में रूस ने शायद सबसे बड़ा हमला किया है यूक्रेन पर अभी, जिसमें उन्होंने कीव पर हमला किया, बहुत सारे नगरों में पर हमला किया और करीब करीब 1500 सैनिकों को मार दिया। सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सिविलियंस भी आते हैं चपेट में, कोई ऐसा तो है नहीं कि सैन्य ठिकाने सिविलियन से बहुत दूर होते हैं। और जरूरी नहीं कि बम जहां आप डाल रहे हैं गाइडेड मिसाइल से वहीं पड़े, मिसाइल अनगाइडेड भी हो जाती है। अभी जो इजराइल ने अभी हमला किया है एक शहर पर, इजराइल के जिस शहर पर हमला हुआ है उसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। इधर इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया उसमें भी ईरान का दावा है कि 78 सिविलियंस मारे गए। तो वो बेगुनाह नागरिक भी मरते हैं। जैसे हमास के ऊपर जब हमला किया गाजा पे, तो आपको मालूम 50,000 बच्चे और मासूम महिलाएं मारी गई। तो सबसे बड़े विक्टिम आजकल कौन बनता है? जो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। दोज आर नॉट एंड पार्ट। पहले तो युद्ध पुराने दौर में मैदानों में लड़े जाते थे, सैनिक मरते थे, सिविलियंस को उससे कोई लेना देना, ज्यादा नुकसान नहीं होता था। अब तो युद्ध जो है हवा में होते हैं, ड्रोन से होते हैं, मिसाइलों से होते हैं, एयरफोर्स से होते हैं। अभी कोई सिविल वार इस तरह की तो हो नहीं रही है उनके अंदर कि कोई सैनिक लड़ रहे हैं। ये तो सब हवा में ही लड़ाई चल रही है, हवा से हवा में। तो इसका ये युद्ध कहीं बड़े युद्ध में तब्दील ना हो जाए, इसकी संभावनाएं बहुत अधिक है। कारण क्या है? इजराइल के समर्थक हैं अमेरिका वाले और यूरोपियन देश। नाटो पूरा का पूरा इजराइल के साथ खड़ा रहा है और उसी के बल पर इजराइल दंदनाता रहा है कई युद्धों में, अरब देशों को हरा चुका है। जैसे मैंने अभी संक्षेप में बताया, 1948 ऑनवर्ड्स 1967 में तो उसने खड़े खड़े सारे विमान नष्ट कर दिए थे मिस्र के। मोसाद जैसा एक खुफिया संगठन उसके पास है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगठन माना जाता है दुनिया का। एक जमाने में CIA का बड़ा नाम था, एक जमाने में KGB का बड़ा नाम था, लेकिन मुझे लगता है कि मोसाद ने सबको सुपरसीड कर दिया है। क्योंकि अभी जो इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया है उसकी जानकारी सैन्य ठिकानों की और परमाणु ठिकानों की मोसाद ने ही प्रोवाइड की है। कदम कदम पर उनके जासूस हैं, अंदर भी, ईरान के अंदर भी रॉकेट जासूस होते हैं, जैसे हमारे भी जासूस होते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जासूस हमारे देश में होते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह। अपने देशों के हिसाब से हम सोचें कौन जासूस, कितने लोग पकड़े भी जाते हैं, हमारे देश में पकड़े जाते हैं, पैसे के लालच में जासूस बन जाते हैं। तो ये जासूसी के काम के आधार पर ही ये हमले हुए और बड़े सटीक हमले किए गए, जिसमें मैंने बताया इतना बड़ा जंगल मार दिया गया, जिसका बड़ा किरदार था 1979 के रिवोल्यूशन में। बहुत बड़ा संरक्षक माना जाता था वो फौज का। ही वाज सुपर जनरल, ही वाज नॉट ओनली जनरल। हुसैन सलामी वाज ए सुपर जनरल, देन ही वाज किल्ड। और पहले भी ये मार चुके हैं कई जनरल्स को। जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान का, उसके कई जनरल्स को इजराइल हलाक कर चुका है। 2020 में भी किया था इसने, एक जनरल को इसी तरह मारा था। तो ये लड़ाई बढ़ सकती है अगर ये जिस तरह के ईरान तेवर दिखा रहा है, जिस तरह की ब्लास्टिक मिसाइल फेंक रहा है निरंतर, उससे खतरा बढ़ गया है कि इसका बदले में इजराइल भी बड़ा आक्रमण करेगा। जैसे हुसैनी ने, हमें नहीं कहा था हुसैन सलामी की मृत्यु के बाद की अब जो है बड़ी सजा मिलेगी इजराइल को। ये उनका बयान था ऑफिशियल, आप हम सब लोगों ने पढ़ा है कि अब बड़ी सजा के लिए इजराइलियों को तैयार रहना चाहिए। तो पहली उतनी बड़ी सजा पहले तो दे नहीं पाए 2024 अप्रैल में, वो छोटा मोटा नुकसान हुआ इजराइल का, लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है। और इजराइल भी कोई कम जंगजू देश नहीं है, सबसे बड़ा लड़ाकू देश है, भले उसकी आबादी 1 करोड़ है, लेकिन वो अरब वर्ल्ड के ताकतवर मुल्कों को परास्त कर चुका है इतिहास में। भविष्य का हमें मालूम नहीं कि वो हारेगा या जीतेगा, क्योंकि ईरान अभी अणु बम बनाने के कगार पर खड़ा है, इसीलिए उसने उस पर हमले किए हैं। सब जानते हैं इजराइल के पास बम है, अणु बम है, परमाणु बम है, पर ये अनडिक्लेयर्ड है। ये ऐसा फैक्ट है जो छुपा हुआ है, इजराइल दावा नहीं करता, लेकिन है उसके पास। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि इजराइल कोई ईरान कोई अणु बम बना सके, परमाणु बम बना सके। उसको टेक्नोलॉजी दी है रशिया ने, वो कहता है ये तो हमको पीसफुल डेवलपमेंट के लिए, ऊर्जा के लिए दी गई है, ताकि हम ऊर्जा बना सकें, बिजली बना सकें। जैसे हम लोग भी पहले बनाते रहे ना बिजली, आपको मालूम है, रिएक्टर से पहले भी रिएक्टर नष्ट कर चुका है। तो जो इजराइल का पूरा उद्देश्य था इस हमले का, वो उसके परमाणु संयंत्र को नष्ट करने का था। और ऐसी भी बड़े पुष्ट समाचार है, पक्के समाचार है कि एक बड़ा हिस्सा वो तबाह कर चुके हैं।
कम से कम 2 साल पीछे धकेल चुके हैं ईरान को परमाणु बम बनाने से। फौरी सफलता उनको मिल गई है, क्योंकि वो कहते हैं कि दैट इज द मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल। ये इजराइल के अस्तित्व का प्रश्न है। छोटा सा मुल्क है, एक छोटा सा परमाणु बम भी उसको नष्ट कर सकता है। कितना बड़ा मुल्क है, 1 करोड़ का मुल्क, कितना बड़ा क्षेत्रफल है। हाइड्रोजन बम की बात नहीं कर रहा, हाइड्रोजन बम तो पूरे के पूरे पाकिस्तान को उड़ा के रख सकता है, जिसकी बार बार हमको धमकी देता है पाकिस्तान ना। बार बार परमाणु बम की धमकी मिलती है ना हमको, आपको जरा सी बात हो जाए वहां के लीडर चिल्लाने लगते हैं, हमारे पास इतने परमाणु बम है, हमारे पास इतने। यूं नहीं, ये नहीं मालूम इंडिया के पास हाइड्रोजन बम भी है, जो अकेला एक बतेरा है पाकिस्तान के लिए। तो ये संतुलन के लिए होता है, यही संतुलन ईरान कायम करना चाहता है। ईरान की मंशा ये है, और ईरान बनाएगा, ये पक्का दावा है। इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, रणनीति के स्ट्रेटेजिकल एक्सपर्ट जो है, हमारी बहुत बात होती रहती है उनसे, यहाँ यूरोप में भी बात हो रही है, वो निरंतर ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कगार पर है, और हो सकता है ये परमाणु बम, चीन भी इसमें मदद करेगा, क्योंकि अब चीन भी ईरान और रशिया के साथ खेलों में। ये दुनिया 2 खेमों में बट चुकी है। एक तरफ नाटो कंट्रीज है, एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया के पास ऑलरेडी बहुत सारे अणु बम है, आप जानते हैं, परमाणु बम। उसकी पूरी कोरिया ने ही, कोरिया को टेक्नोलॉजी दी थी पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, बेनजीर भुट्टो ने। और पाकिस्तान को किसने दी थी? अमेरिका ने। अमेरिका के ही तो गुट में था। आज जिस तरह से पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ, अमेरिका को बड़ा बड़ा आश्चर्य होगा कि वो तो उसको अपने गुट में समझ रहा था। और जिस तरह की अभी अमेरिका ने हिमायत की पाकिस्तान की, हिंदू जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई हुई, किस तरह से अब बोले ट्रम्प साहब, अब ट्रम्प साहब की आंखें खुल गई होंगी कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है उनका। भारत ने ईरान का एक पक्षीय समर्थन नहीं किया, ना इसराइल का किया, ना हम करेंगे। हम ये तो चाहते हैं कि इसराइल जो है वो आक्रमण ना करे, शांतिपूर्वक। ये कहा भी हमारी सरकार ने कि हम इसको डिप्लोमेटिकली हम अपनी ही सेवाएं देने को तैयार है, क्योंकि दोनों ही मुल्क हमारे बड़े गहरे संबंध, आपको मालूम है, अरब वर्ल्ड के साथ हैं। आजकल जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो हमारे दोस्त हैं। हमारा दोस्त बहुत गहरा ईरान भी सदियों से हमारा दोस्त है। ये एक ही संस्कृति के लोग हैं, आप जानते हैं, फारस था पहले, ये पारसी वहीं से आए हैं, इस्लाम तो बहुत बाद में आया। दे आर आर्यंस, ये वही लोग हैं जो हम हैं, ईरान के लोग। समझे, सांस्कृतिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं, धार्मिक दृष्टि से नहीं। धर्म तो हमारे अलग अलग है, उनका इस्लाम वाले हैं, अब तो कट्टर इस्लाम वाले हो गए हो। अब तो मुल्ला राज है वहां पर, अयतुल्लाह खमेनी राज कर रहे हैं 1979 से, जब से शाह का तख्ता पलटा है, जो अमेरिकन, प्रो अमेरिकन था, तो दे आर हाईली एंटी अमेरिकन। इस वक्त हमारी सेवाएं बहुत कारगर हो सकती हैं। जो आपने कहा ना, कोई नहीं, हम हैं यहाँ पर दुनिया में। अगर हम गांधी को याद करें, अगर हम भगवान बुद्ध के देश के लोग हैं, हम पंडित नेहरू के देश के लोग हैं, जिन्होंने 2 क्राइसिस, वर्ल्ड वार हो जाती 1956 याद कीजिए प्रशांत जी, सुएज कैनाल क्राइसिस बंद कर दी थी। कर्नल कर्नल क्या नाम था उनका, मिस्र के जो कर्नल थे, नासिर, कर्नल नासिर ने बंद कर दी थी। वो नेहरू के दोस्त थे, नेहरू ने उनको समझाया, ये क्या कर रहे हो तुम। अल्टीमेटली वो क्राइसिस सॉल्व हुआ। 1962 भी मिसाइल क्राइसिस था। रूस ने क्यूबा की हिफाजत के लिए, क्योंकि अमेरिका रोज उसे धमकियां दे रहा था, क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका था, बिल्कुल अमेरिका की जड़ में, बिल्कुल ठीक नाक के नीचे एक कम्युनिस्ट कंट्री का उदय हो चुका था फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में, चे गुवेरा के नेतृत्व में। क्या किया था नेहरू ने, जाकर दोनों को समझाया, समझाया था, नहीं समझाया था, क्राइसिस हल हुआ। वो भी, दैट वाज द पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वार आल्सो। सुएज कैनाल क्राइसिस वाज आल्सो वर्ल्ड वार क्राइसिस, थर्ड वर्ल्ड वार। फ्रांस आ गया था युद्ध के मैदान में, इंग्लैंड भी आ चुका था, नाटो बन चुका था 1945 के बाद, नाटो का टोटल फोर्स आ चुकी थी वहां पर, समझे साहब। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये भी क्राइसिस हल हो सकता है अगर लोग समझदारी से काम लें। अब ट्रम्प साहब ने आते ही कहा कि साहब मैं यूक्रेन युद्ध बंद करा दूंगा, गाजा युद्ध बंद करा दूंगा। क्या कर रहे हैं, उनके ही बेसिस से तेल लिया है। कतर में जो बेस है, ईरान ने धमकी भी दी है, जो इसकी मदद करेगा, किसकी,
इसराइल की, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, फ्रांस को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि चारों तरफ अमेरिकन बेसिस हैं, ईरान के चारों तरफ, कतर में है, सऊदी में है, आपको मालूम है अच्छी तरह। इन्हीं के बल पर, अमेरिका के बल पर ये शेख जिंदा है, कुवैत वाले जिंदा है। ये जो अमीर शेख शासन कर रहे हैं, ये तो उनका तख्ता कल लट जाए अगर अमेरिका अपना हाथ हटा ले। जनता बेहद दिन से परेशान है, बेहद खफा है वहां की जनता, वो सदा पैलेस्टीनियन के साथ है वहां की जनता। ये अपना ये ड्विंडलिंग करते हैं बिटवीन अमेरिका एंड पैलेस्टीनियंस। पैलेस्टीनियंस के साथ सिर्फ मुंह जबानी इनकी सिंपैथी रहती है, मुंह जबानी। वस्तुतः अमेरिका के बिना एक कदम नहीं बढ़ा सकते। अभी सऊदी बेसिस से भी तेल लिया है, क्योंकि इतनी दूरी 2100 किलोमीटर है फाइटर की, इसमें उनको तेल लेना पड़ता है। उनकी जो स्पीड होती है फाइटर जेट्स की, आप जानते हैं 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच होती है। ऑर्डिनरी विमान की तो 1000 किलोमीटर के आसपास होती है, जो यात्री विमान होते हैं। तो उनको बीच में तेल लेना पड़ा, और उन्होंने कतर एयरबेस से तेल लिया। अमेरिका कहता है मैं इस युद्ध में शामिल नहीं हूँ। बिना अमेरिका के हुक्म के और मदद के इजराइल एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, ना बढ़ा सका कभी किसी भी युद्ध में। लेटेस्ट वेपन कहां से आते हैं? अमेरिका से। अब तो उन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप की, हम भी खरीदे हैं इजराइल से। के बाद बड़े से बड़े वैज्ञानिक, मालूम है आपको परमाणु बम किसने बनाया था? इन्हीं जूस ने बनाया था, जिनको हिटलर ने मार के भगाया था। आइंस्टीन और ओपेनहेम कौन थे? जूस थे ना, यहूदी थे ना। तो दे आर वंडरफुल साइंटिस्ट, दे आर वंडरफुल पीपल। लेकिन वो ऐसे क्राइसिस में फंस चुके हैं इस समय, जमीन के लालच में। शांति के बदले जमीन दे सकते हैं, वो एक न्याय दे सकते हैं फलस्तीनियों को। उनके साथ भी अन्याय हुआ। इतिहास में 60 लाख यहूदियों को मार दिया था गैस चैम्बर में हिटलर ने। ये तो ऑफिशियल संख्या है, अनाधिकारिक संख्या तो इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा बड़ी है। इतना बड़ा जुल्म सहकर अभी क्यों जुल्म कर रहे हैं उन पर? अगर ये जुल्म करेंगे तो इसका भी तो, जैसा हिटलर को भुगतना पड़ा, इनको भी भुगतना पड़ सकता है। जो भी जुल्म ढाएगा, जालिम होगा, कभी ना कभी तो उसको भुगतना पड़ेगा ना। तो इस समय नेतन्याहू एक जालिम हाकिम है, एक जालिम शासक है, जो अस्तित्व के नाम पर, इजराइल के अस्तित्व के नाम पर जुल्म किस पर ढा रहा है? फिलिस्तीनियों पर ढा रहा है। एक स्वतंत्र राष्ट्र मिलना चाहिए, भारत सदा से कहता रहा है। इनको एक शानदार स्वतंत्र राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के हुक्म के अनुसार से मिले ना। जो प्रस्ताव दूसरा पास नहीं हुआ, वही प्रस्ताव है आज भी, जो 1948 में था। 45% लैंड शुड बी गिवन टू पैलेस्टीनियंस फॉर ए सॉवरेन कंट्री, खुद मुख्तार। जैसे हम सॉवरेन है, इंडियंस पहले गुलाम थे ना, जैसे पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री है, नॉट ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी, सार्वभौमिकता जिसको हिंदी में कहते हैं, वो चाहिए। जी जी, जैसा आपने बताया कि तमाम बातें आपने रखी कि किस तरह से युद्ध जो शक्ल ले रहा है और उसके पीछे कौन से मुख्य कारण है, दुनिया में किस तरह से तबाही का मंजर लगातार बढ़ रहा है आगे। अच्छा, जो अगर हम बात करें जो देश दुनिया के जो प्रमुख राष्ट्र हैं, जो ताकतवर राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं और ऐसे राष्ट्र जो उनके समर्थक कहे जाते हैं, तो जो इस समय राष्ट्र प्रमुख हैं, क्या वो सब अपनी क्या सत्ता बचाने की जुगत में लगे हुए हैं? उस वजह से वह पूरे देश के अंदर या दुनिया में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी या देश में तबाह हमारी आ जाएगी। तो युद्ध का जो माहौल है, युद्धोन्माद का जो ज्वार है, वो पैदा कर रहे हैं लगातार अपनी राजनीति को, सत्ता को बचाने के लिए। क्या वो बड़े मुख्य कारण बन के सामने आ रहे हैं, जिस वजह से तनाव लगातार विभिन्न देशों के अंदर, दुनिया के अंदर लगातार बढ़ रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये युद्धों के, ये जो होता है सदा, एक जमाने में साम्राज्यवाद का दौर था। सारी दुनिया पर इंग्लैंड ने, फ्रांस ने कब्जा किया। हिटलर ने भी इसलिए लड़ाई शुरू की थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था, उसका साम्राज्य नष्ट हो गया था। तो ये पूरा लालच पेटी का मामला है। पूंजीवाद क्या है? लेनिन ने एक बात कही बहुत बड़ी, आपने जरूर पढ़ी होगी वो। लेनिन ने कहा कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द कैपिटलिज्म। मार्केट चाहिए, पूंजीवाद को मार्केट चाहिए, सारी लड़ाई मार्केट की है। अब जमाना डायरेक्ट इंपीरियलिज्म का नहीं है, लेकिन नव साम्राज्यवाद का है, इनडायरेक्ट इंपीरियलिज्म थ्रू मार्केट कैप्चर। अभी यूक्रेन वाली लड़ाई के जड़ में जाइए, जैसा आपने शुरू में जिक्र किया कि युद्ध चारों ओर है। यूक्रेन को मदद की नाटो ने, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन में आना चाहता था, नाटो में आना चाहता था। रूस कह रहा था कि मेरी सरहद पर नाटो की फौजें आ जाएंगी,
पुरानी दुश्मनी एक वार्सा पैक्ट हुआ करता था, याद होगा, जब कम्युनिस्ट साम्राज्य था, है ना, हॉलैंड, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया था, बल्गारिया था, बहुत सारे कंट्रीज थे ईस्ट यूरोप के। वहां पर एक वार्सा पैक्ट बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ सोवियत यूनियन। वो क्यों बना था? वो एक सैनिक पैक्ट था, एक सैन्य संगठन था नाटो की तरह। सोवियत यूनियन 91 में बिखर गया, बहुत सारे देश नाटो में चले गए, सोवियत यूनियन के पुराने, पोलैंड भी चला गया, बल्गारिया चला गया, कई सारे देश आप जानते हैं जो पुराने वार्सा पैक्ट के देश थे। वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। जब वार्सा पैक्ट खत्म हो गया तो नाटो भी खत्म होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ये सैन्य संगठन बना रहा। इसी नाटो के नेतृत्व में क्या क्या जुल्म नहीं ढाए गए इराक में, बेदखल किया गया सद्दाम को। किस तरह से नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान में घुसी, 20 साल लड़ाई के बाद भाग खड़ी हुई दुम दबाकर। तो नाटो जो है वो एक 30 देश है, उसमें मुख्यतः बड़े बड़े 4-5 देश है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, और ये अमेरिका है, ताकतवर देश है, और भी छोटे छोटे देश हैं। तो ये नाटो के अंदर एक्स कम्युनिस्ट देश भी हैं जो पहले कम्युनिस्ट देश थे। तो ये जो पूरा युद्ध है ये रूस को रोकने के लिए था, रूस के खिलाफ था। क्योंकि रूस की बात समझे तो बिल्कुल ठीक है, कोई कहने चाहेगा मेरी, अब देखिए हमने तिब्बत खोकर क्या किया, इतना बड़ा ब्लंडर हुआ, ये तो हम मानेंगे ना। चीन की सरहद हमसे मिलती, चीन की फौज हमारी सरहद पे आ गई। ब्रिटिश लोग कितने इंटेलिजेंट थे, देव क्रिएटेड बफर स्टेट्स लाइक भूटान, सिक्किम, नेपाल और तिब्बत, क्योंकि वो चीन के साथ सीधी सरहद नहीं चाहते थे। दे डोंट हैव ए डायरेक्ट वॉर। द सेम स्ट्रेटेजी वाज एडॉप्टेड बाय रशिया। रशिया भी कहता मैं, मेरी सरहद पर नाटो नहीं आना चाहिए, नाटो फोर्सेस। एक बफर स्टेट रहे यूक्रेन, यूक्रेन शुड हैव, उसी का पार्ट था पहले। आपको मालूम होगा कि रूस पर स्टालिन के बाद यूक्रेनियों ने राज किया है। क्रुश्चेव वाज यूक्रेनी, आंद्रोपोव वाज यूक्रेनी। ये जितने भी शासक हुए बाद में, ओनली गर्बाचोव जो रशियन था। यूक्रेन का बड़ा भारी योगदान रूस के निर्माण में और महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा वो खजाना है गेहूं का, बहुत ही सुंदर देश है, जो जेलेंस्की जैसे जोकर के कारण नष्ट हो गया। क्या मिला? नाटो में भी नहीं जा पाए, अपना देश नष्ट करा लिया। नाटो तक तैयार नहीं लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो आप युद्ध की बात कर रहे हैं, क्यों होता है युद्ध? युद्ध है लालच और लोभ, पूंजीवाद का। सब कुछ हड़प लो, सब कुछ हमारा हो जाए, और सारी लड़ाई मार्केट की। तो ट्रेड वॉर क्या है? अमेरिका एंड चाइना, क्या है? मार्केट कैप्चर की तो लड़ाई है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की तो लड़ाई है। और है क्या लड़ाई? इंसान जब तक लालच का लालची है, समझे सर, तब तक वो तबाह है। अच्छा जिस समय एक बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जैसा आप जी जी जिस दिन इसमें एक दुनिया बात और लालच मिट जाएगा, उस रोज ये दुनिया नाचेगी, उस रोज ये धरती गाएगी। जब तक लालच, बिल्कुल पूंजीवाद पूरा लालच पर टिका है ना। मेरे पास ज्यादा दौलत हो, मैं दूसरे की दौलत हड़प लूं, मुट्ठी भर अमीर बन जाए, बाकी सब गरीब रह जाए। भारत में क्या हो रहा है? भारत में देखिए नंगा नाच। अडानी और अंबानी का आप देख रहे हैं ना, सब कुछ उनको दे दिया जाए, हवाई अड्डे उन्हें दे दिए जाए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी पूरी पूरी बेची जा रही है। ये क्या है? ये यही यही बर्बर पूंजीवाद है, नशंस पूंजीवाद। पब्लिक सेक्टर खत्म कर दिया जाए, सारी दौलत मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स के हाथ में आ जाए, और वो कॉर्पोरेट की मदद से पॉलिटिशियन राज करें। दे शुड रूल द हेल्प ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स विद देयर मनी, लॉट ऑफ मनी। ये अमेरिका में भी है। अभी देखिए एलन मस्क ने कितना पैसा दिया, 22,000 करोड़ रुपया। अभी लड़ाई होगी, उसने सोचा मैंने तो फायदा उठा लिया, अब हो गया मेरा तो काम, मेरे को क्या करना है। देखा नहीं ट्रम्प जैसा अपॉर्चुनिस्ट? अभी आपने देखा कैसे बैठ रहे हैं आपस में, क्योंकि अच्छा विदाउट, डोनाल्ड ट्रम्प की अगर बात करें, जो उनकी जिस तरह से शैली निकल के आ रही है, जो लगातार जिस तरह की बयानबाजी डोनाल्ड ट्रम्प करते हैं दुनिया के सामने, और वो एक तरह से दादागिरी वाली स्टाइल में अपने को प्रेजेंट लगातार करते रहते हैं, अपनी जो भूमिका को दादागिरी की चौधरी के तौर पर दादागिरी के तौर पर दिखाते हैं। और ऐसे में ईरान इजराइल के बीच में, हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं बात कर सकता हूँ, युद्ध रुकवा सकता हूँ, लेकिन उनकी जो भूमिका है, क्या वह भी इस समय बड़ी दुविधा वाली स्थिति में है? क्योंकि इजराइल उनका पाला हुआ बच्चा है। भाई इजराइल तो अमेरिका का पाला हुआ बच्चा कह लीजिए, कि जिस तरह से वो चलाते हैं, चाहेंगे तो चलेगा इजराइल उस तरह से। और इजराइल की मंशा ये कि अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध के अंदर आ जाए ईरान के सामने, और अमेरिका इस पूरे युद्ध से सामने आने से बच रहा है अभी तक।
तो आने वाले समय में स्थिति क्या लगेगी? क्या इज़राइल अमेरिका के हाथों से निकल चुका है? तो जिस तरह से वह एक तरफ़ा सारी जो उन्होंने चीज़ें की हैं ईरान के सामने, और अमेरिका सामने आने से बच रहा है युद्ध में। तो ये क्या कहानी है, या क्या ट्विस्ट है ये पूरे इस इक्वेशन के अंदर, दुनिया के अंदर, क्या लगता है आपको? आपने बहुत ही बढ़िया बात कही, बहुत ही बढ़िया बात कही। अमेरिका बहुत स्ट्रेटेजिकली काम कर रहा है। अमेरिका बहुत रणनीति से काम ले रहा है। देखिए अभी वो यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। अभी रूस और यूक्रेन में उसकी सारी सप्लाई का कहाँ सेंटर है, यूक्रेन को हथियार दे रहा है। अभी उसने मना किया नाटो को। ट्रम्प के बारे में, कैरेक्टर के बारे में आपने ठीक बयान किया। वो एक बिजनेसमैन है, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन। वो पैसे के बल पे सत्ता नशीन हुआ है, पहले भी हुआ था, अब भी हुआ है। बहुत बड़ा फूड व्यापारी है वो, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ा बिल्डर भी है। तो उसकी पूरी रणनीति में कहीं भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ झूठ और झूठ है। एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आपने जरूर पढ़ी होगी, उसमें कहा कि कितनी बार ये झूठ बोल चुका है 1 घंटे में। आपने जरूर पढ़ी होगी। शायद धरती का सबसे बड़ा व्यक्ति है वो आज। उसने गोए बेल्स को मात दे दी है। गोए बेल्स जो था, ही वाज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ नाजी पार्टी, हिटलर का शिष्य था वो गोए बेल्स। उसने कहा था एक झूठ को 100 बार बोलो वो सच बन जाएगा। पर हमारे भी यहाँ कुछ लोग टिके हैं, भारत में भी, आपको पता ही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस राजनीतिक पार्टी का। उसका भी काम यही है। उसका जो पीछे मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यही सब करता है, सिर्फ झूठ और झूठ। इतनी बार बोलोगे लोग उसे सच मानने लगे। द सेम टेक्टिक्स हैज बीन अप्लाइड बाय ट्रम्प। ट्रम्प भी उसी रणनीति के, उसी तरह के नजरिए के शख्स हैं कि झूठ बोलते रहो, कभी तो लोग मानेंगे। तो इसलिए ये इनका ये कहना है कि मैं नहीं आ रहा युद्ध में। मैंने अभी शुरू में आपसे बताया था, जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, कतर बेस किसका है, कहां से लिए? अगर अमेरिका शामिल नहीं था तो क्यों अपने ईंधन दिया? बिना ईंधन के वो बमबारी कर देते। उनके जो बॉम्बर जेट गए निशाना लगाने के लिए परमाणु ठिकानों पर ईरान के, क्या वो कर सकते थे विदाउट हेल्प ऑफ अमेरिका, विदाउट डायरेक्ट हेल्प ऑफ अमेरिका? जिन हथियारों से आज लड़ रहा है इजराइल, who had given those arms to Israel? अमेरिका। बताइए आप मुझे। अगर ट्रंप रुकवा सकते थे तो सबसे पहले उन्होंने गाजा के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसको रुकवाते, जो जिसका वादा किया था उन्होंने। क्या वादा किया था? क्या रुकवाया उन्होंने? आज अब भी लोग रोज मारे जा रहे हैं, रोज नेतन्याहू मार रहा है उनको। जब जब वो कमजोर होता है पॉलिटिकली, क्योंकि वो खुद इतना भ्रष्ट है, उस पर भ्रष्टाचार के लंबे लंबे मुकदमे चल रहे हैं, आपको मालूम है अच्छी तरह, बाकायदा आप जानते, सब सारी दुनिया जानती है। जब जब उसको लगता है कि अब मैं गया, तब तक वो लड़ाई शुरू कर देता है। वो ईरान कार्ड है उसके लिए, टू फॉर इट ओन एग्जिस्टेंस। वो इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। He is fighting it for his own existence. अब ट्रम्प साहब कहते थे मैंने युद्ध रुकवा दिया इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान में मानते तो क्या कर लेते ट्रम्प साहब? कौन सी तोप भेज देते? मैंने परमाणु देशों के बीच युद्ध रुकवा दिया, दुनिया को तबाह होने से बचा दिया। फिर बड़बोलापन, ढींग हाँकना। अभी दम है तो रुकवा देना इस युद्ध को। ईरान तो नहीं सुन रहा उनकी, सुन रहा है क्या? रोज मार रहा है, रोजाना के एक बार भरे पड़े। आज वहां मार दी ब्लास्टिक मिसाइल। एक ब्लास्टिक मिसाइल कितना तबाह कर सकती है ना? कोई 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 उसकी सीमा नहीं है, कई किलोमीटर तक खत्म करती है वो एक एक मिसाइल। कितनी बड़ी ताकत होती है एक मिसाइल की, आपको मालूम है अच्छी तरह। एक नगर पे पड़ जाए तो मालूम चलता है कि बहुत बड़ा हिस्सा, एक मोहल्ला खत्म हो गया, एक कॉलोनी खत्म कर दी उसने एक नगर की। दैट इज द पावर ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल्स, वी नो इट वेरी वेल। तो प्रशांत जी, ट्रम्प साहब के चरित्र को समझना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस के चरित्र को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्या करेंगे। क्यों था? हिटलर को मालूम था कि सोवियत यूनियन के जा रहा है, वो लड़ने के लिए वहीं हारेगा सबसे पहले। उसने पूरा तबाह तो कर लिया था वेस्ट को, फ्रांस ने घुटने टेक दिए थे, इंग्लैंड तबाह हो चुका था। लेकिन अपने अहंकार में कहाँ घुसा हो जाके रूस में, और वहीं हारा बुरी तरह स्टैलिनग्राड की लड़ाई। तो अहंकार आज को क्या कर? अमेरिका जो है बहुत शक्तिशाली देश है, और हर शक्तिशाली व्यक्ति अगर नैतिक नहीं है तो वो अहंकारी होता है। या तो नैतिक हो जाए वो तो फिर अहंकार कुछ नहीं रहता, फिर तो विनम्र हो जाता है, सबकी मदद करता है।
नैतिकता ऐसी शक्ति है, ईमानदारी और नैतिकता, जो आपको अहंकारी होने ही नहीं देती। लेकिन अगर आप नैतिक शक्ति नहीं है तो जैसे ही तरह से दौलत आती है, जरा सी सत्ता आती है, आदमी पागल हो जाता है। इंडिविजुअल को देखिए ना, इंडिविजुअल्स को देखिए ना, इसी जो इंडिविजुअल्स का कैरेक्टर होता है वही नेशंस का कैरेक्टर होता है। अल्टीमेटली नेशन को इंडिविजुअल्स ही तो चलाते हैं, व्यक्ति ही तो चलाते हैं। व्यक्ति तो राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, क्यों ना? तो ये नेशन का कैरेक्टर भी इंसान ही तय करते हैं। नेशन अपने आप में कैरेक्टर अपना तय नहीं करता, कितने शासक है उसके, दैट डिपेंड्स ऑन दोज व्हाट कैरेक्टर। अब हमारे देश का जो कैरेक्टर है वो तो मोदी जी तय कर रहे हैं ना, भाजपा तय कर रही है ना, इंडियंस थोड़ा ना तय कर रहे हैं। दोज हैव इलेक्टेड देम। अब वो कैसे भी चुने गए हो, चाहे दौलत के बल पे चुने गए हो या और दूसरे कार्ड्स के बल पे चुने गए हो, लेकिन वो चुने तो हम नहीं है ना, चुने तो अमेरिका नहीं है ना ट्रम्प साहब को। वो जैसे खुद है वैसे ही अपना लीडर बना देते हैं। हम जातिवादी हैं तो जातिवादी लीडर बना रहे हैं, बनाएंगे जैसे हमें वैसे ही तो लीडर होगा हमारा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बात यह है कि अगर हम बात करें चाइना का जो रोल है, चीन जिन्हें जिस तरह से पाकिस्तान की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संघर्ष हुआ था तो उसमें चीन का रोल बड़ा महत्वपूर्ण सामने आया कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की मदद की। उसी तरह से ईरान के बारे में भी कहा जा रहा है कि चीन बड़ा उसमें मददगार साबित हो रहा है ईरान के लिए, और तमाम सैटेलाइट लिंक की जो सूचनाएं हैं वह समय से उन्हें उपलब्ध करा रहा है, या रशिया का जो समर्थन ईरान के साथ है। तो ऐसे में चाइना जिस तरह से लगातार अपनी ताकत में इजाफा भी कर रहा है और दुनिया में ऐसे तमाम चीजें निकल के आ रही हैं जहाँ चाइना का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है, चाहे पाकिस्तान को लेकर हुआ हो चाहे ईरान के लेकर हुआ। तो चाइना क्या अमेरिका की तर्ज पर दुनिया में अपना एक एक प्रभाव लगातार विस्तार कर रहा है? उसको क्या लगता है, और आने वाले समय में चीन अगर इस तरह से प्रभाव बना बढ़ाने में कामयाब रहा तो उसके दुनिया के लिए क्या खतरे होंगे? देखिए ऐसा है कि चीन का जो नेचर है ना वो सोशलिस्ट नेचर अब नहीं है। नाम तो उसका सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, यही नाम है ना उसका, ऑफिशियल नाम बता रहा हूँ मैं आपको, सोशलिस्ट जी जी। रिपब्लिक चाइना। एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन 1949 में हुआ था जिसमें फतेह हुई, उसे तुम एक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना हुई। बहुत बहुत संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने आपके चैनल के श्रोताओं को। चाइना का कैरेक्टर वो नहीं है जो माओ से तुम के समय था। चाइना पूरी तरह से, हालांकि माओ से तुम के समय ही एक्सपेंशनिज्म की शुरुआत हो चुकी थी, तिब्बत को हत्याया गया, हर द्वीप पर अपना दावा करने लगा वो कि जो कभी किसी राजवंश के पास था। हमारे पास तो इंडोनेशिया भी था, क्या हम दावा करने लगे? हमारे पास तो ईरान भी था एक दौर में। जब पुरानी दौर के हिस्ट्री की बात करें तो क्या हम दावा करेंगे ईरान हमारा है? चाइना आज वही कर रहा है। रूस के साथ उसका युद्ध हुआ 1968 में, जबरदस्त युद्ध हुआ, आपको मालूम है। 1962 में हमारे साथ हुआ, हमको हमारे साथ तो लद्दाख को लेकर हुआ, और लद्दाख के अक्साई चीन को अपना बता रहा था। रूस के साथ हुआ व्लादिवोस्टक को लेकर, उसको अपना शहर बता रहा था। किस जमाने में व्लादिवोस्टक रहा होगा उनके राजाओं के पास। तो चीन का जो फितरत है वो साम्राज्यवादी नहीं है, अभी साम्राज्यवादी होने की उसमें औकात भी नहीं है उसकी। उसकी औकात जो है, क्योंकि वो ट्रेड में बड़ा ताकतवर हो गया, अमेरिका के से टक्कर ले रहा है, हर जगह को कर्ज देता है। वो लंका को कर्ज दिया, हम्बन टोटा कब्जा लिया। वो कर्ज देता है पाकिस्तान को, अभी बड़ा भारी जो है वो बंदरगाह बना रहा ग्वादर में। हम लोग जैसे चाह बहाने बना रहे हैं ना ईरान में, हम भी तो बना रहे हैं बंदरगाह। तो क्योंकि मैंने पहले बताया बातचीत में कि ईरान के साथ हमारे बड़े गहरे आर्थिक संबंध भी हैं, तेल भी हम लेते रहे पहले। अब इनके सैंक्शन के बाद हमने बंद किया था, अमेरिका के सैंक्शन के बाद। अदरवाइज सबसे ज्यादा तेल, बहुत सस्ता तेल रूस की तरह ईरान हमें देता था, जैसे आज रूस दे रहा है ना। हमारी जो इकोनॉमी थोड़ी बहुत बची हुई है ना, बर्बाद इकोनॉमी हमारी, जो डॉलर हमारा बचा हुआ है थोड़ा बहुत, हाल तो गिर रहा है, वो रूस की वजह से बचा हुआ है। क्योंकि जो क्रूड ऑयल हमें मिल रहा है वो मार्केट से 10% कम में मिल रहा है। अभी 13% बढ़ा ना, रूस ने नहीं बढ़ाया। तो उसी तरह ईरान से हमें बड़ा मदद मिलती रही है। चीन की जहां तक बात है, आपने प्रश्न चीन पर किया, मैं उसी पर फोकस करूंगा सिर्फ, कि चीन जो है वो दुनिया का दादा तो नहीं बन सकता, लेकिन दादा बनने की कोशिश कर रहा है अमेरिका की तरह, जो अमेरिका की टक्कर ले रहा है। और ईरान हो, आज रूस को लेटेस्ट वेपन कौन दे रहा है? चाइना। रूस के तो हथियार खत्म हो लिए 2.5 साल 3 साल में लेटेस्ट।
क्यों? तो हम तो रूस के ही सबसे बड़े खरीदार थे, सबसे ज्यादा हमने हथियार कहा। 75% इंदिरा गांधी के समय, याद कीजिए, राजीव गांधी के समय, when the Congress government was in the power, we were purchasing 75% arsenal from Russia. 75% आधुनिकतम हथियार, हवाई जहाज से लेकर तोप तक हमने, बाद में तोप खरीदी राजीव गांधी के साथ पहली बार फ्रांस से। बड़ा बड़ा लफड़ा हुआ उसमें। यहाँ तो कोई लफड़ा नहीं होता था, क्योंकि यहाँ तो कमीशन का चक्कर ही नहीं था। कमीशन का आरोप लगा झूठा, सब जानते हैं इस बात। वो कि बार्टर सिस्टम से हम लेते थे, इधर से माल भेजते थे, जूते भेज दिए, कपड़े भेज दिए, उधर से हथियार आ गए। दैट वाज द सिस्टम बिटवीन अस, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। माल के बदले माल, रूबल और डॉलर के बदले नहीं। समझ गए ना मेरी बात? आज तो हम इंटरनेशनल उसमें लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में खरीदते हैं ना रूस से भी तेल। अब हम वैसे नहीं खरीदते जैसे सोवियत यूनियन के समय खरीदते थे। तो चीन जो है वो रूस को सप्लाई कर रहा है, वो ईरान को सप्लाई कर रहा है, वो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। अभी F-35 किसने दिया? सबसे ताकतवर विमान चीन दे रहा है अभी पाकिस्तान को। हम भी बहुत ताकतवर विमान लेने के चक्कर में रूस से, बहुत सस्ता भी है वो। जैसे हमने S-400 लिया ना, अभी अमेरिका 4 गुने दाम पे दे रहा था S-400। ऐसा ही है जैसे वो इसके इजराइल के पास है ना, इसका बड़ा ढोल पीटता है वो मिसाइलों को ध्वस्त करने के लिए, है ना, आयरन डोम की तरह है। दैट इज कॉल्ड आयरन डोम, जो मिसाइलों को हवा में नष्ट कर देता है। आयरन डोम भी फेल हो गया अभी। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ अगर हो जाए तो कहीं कोई गिरे ही ना, किसी का नुकसान ही ना हो, फिर तो सब कुछ सबके पास आ जाए। अगर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया हो जाए, क्यों? अब सैनिक है, सब कुछ लगा के चलते हैं, हेड भी लगाते हैं उसका, फिर भी मारे जाते हैं लोहे का, क्यों? तो मेरा कहने का मतलब है कि चाइना का जो करेक्टर है उसको भी हमें समझना चाहिए अमेरिका की तरह। अगर, क्योंकि अब हमारे यहाँ युद्ध जो अगर होना है तो खाली पाकिस्तान से नहीं होना है, चीन के साथ भी होना है, बड़े पैमाने पर होना है। हमें पीओके कब जाना है, अगर हमने पार्लियामेंट का यूनानिमस रिजोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है। अभी भी हम कर सकते थे, अभी तो कितनी बड़ी लड़ाई होती, अभी कर सकते, करगिल के समय कर सकते थे, कई बार हमें अवसर मिले। लेकिन ये हम भी बातों से आगे नहीं बढ़ रहे ना, हम भी नहीं चाहते इतना बड़ा युद्ध के चीन के साथ हो। शायद हमारी भी इतनी शक्ति नहीं है हम दोनों से एक साथ लड़ सके। इसलिए डोकलाम को भी रशिया ने ब्रिक्स में सोल्व कराया, आप जानते हैं अच्छी तरह। अभी लद्दाख वाला जो 40 किलोमीटर सेनाएं हटी है पीछे, भले उसने गांव बना लिए बहुत सारे जो नहीं बनाने चाहिए थे, बीच में बना लिए झगड़े में उसने। वो मैटर भी तो रूस की मदद से सॉल्व हुआ ना, क्योंकि रशिया हमारा पक्का दोस्त है। हमने भले ही आज यूक्रेन वॉर में रूस को एक तरफा समर्थन नहीं दिया, तो इस बार उसने भी नहीं दिया, फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री। याद है ना आपको 1919 में जब हमने कश्मीर में धारा 370 हटाई हमेशा ही थी। खड़ा रहा है, वो साथ में हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन इस बार वो खुल के साथ में नहीं आया। ये बड़ा तो एक भारतीय नीति पे, कूटनीति पे एक बड़ा सवाल तो लगाता ही है। देखिए, रूस की हर लड़ाई में हम खुलकर साथ थे। अफगानिस्तान में वी हैव नॉट कंडेम्ड रशिया। याद कीजिए, सब सारी दुनिया रूस की भर्त्सना कर रही थी, बुराई कर रही थी, जो कंडम कर रही थी, हमने नहीं किया। क्योंकि एक तो दोस्त हमें पक्का चाहिए, नहीं चाहिए। कूटनीति का यही तो सबसे बड़ा खेल होता है कूटनीति में। ठीक है कि हमने अफगानिस्तान पर हमले का समर्थन नहीं किया, लेकिन उसका विरोध भी नहीं किया। अभी हम यूक्रेन युद्ध में क्या कर रहे हैं, हम जो उपदेश दे रहे हैं, ये भी नहीं कि अंडरग्राउंड भी हम कुछ सोल्व करने की कोशिश कर सके। चुपचाप सोल्व होती। कूटनीति सदा बहुत ही शांत काम करती है, ढोल नहीं पीटती कूटनीति। यहाँ तो हर बात में ढोल पीटने की आदत हो गई है। भाई अगर आप कर देते, कर भी सकते थे आपने पहले ढोल पीट दिया, हम जाएंगे यूक्रेन युद्ध हमारे टेलीफोन पे खत्म हो जाएगा। ये तो हमारा अहंकार देखो ना हमारे पॉलिटिशियंस का। कूटनीति बिल्कुल खुफिया विभाग की तरह काम करती है, चुपचाप बिना खबर के, इस हाथ को इस हाथ की खबर ना हो। कूटनीति के अपनी पत्नी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हम क्या बात करने जा रहे हैं, किसी को नहीं लेते कूटनीति की। तो कूटनीति में तो फेल हो गए ना। अगर पता हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है तो वी आर टोटली फेलियर इन अवर डिप्लोमेसी। आज सिर्फ इजराइल के अलावा बताइए कोई देश हमारे समर्थन में आया खुलकर? सिर्फ अकेला देश आया इजराइल,
जबकि हम तो इजराइल के समर्थन में भी नहीं है पूरी तरह, हम तो पैलेस्टीनियंस को भी न्याय दिलाना चाहते हैं, ठीक भी है वो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें रूस को नहीं खोना चाहिए। अगर हमें दुनिया में शांति स्थापित करनी है तो रूस चीन का की भी एंटीडोट है, चीन को भी बैलेंस करेगा, जो हमारा सबसे बड़ा इस समय दुश्मन है। मैं तो दुश्मन ही कहता हूँ, क्योंकि चीन ने दोस्ती नहीं निभाई हमारे साथ कभी। हिंदी चीनी भाई भाई के साथ जितना बड़ा विश्वासघात चीनियों ने किया है, जितना बड़ा धक्का पंडित नेहरू के दिल को उन्होंने पहुंचाया था, जिसके कारण उनकी एक कारण बना उनकी मृत्यु का। बहुत भरोसा करते थे चाउमिन लाइन पर, बहुत भरोसा करते थे। सदमा लगा होने वाला। 4 बार आए चाउमिन लाइन, नेहरू 1 बार गए। उनका ब्लाइंड बिलीव था कि चीन कभी हमला नहीं करेगा, क्योंकि ये एक सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी देश आक्रमण नहीं करते। पर मैंने पहले बताया कि माओ सेतुंग का कैरेक्टर उस तरह से सोशलिस्ट नहीं था जैसा होना चाहिए था। उसका कैरेक्टर शुरू से ही विस्तारवादी था। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, शायद भेजा था आपको, 5 फिंगर्स की बात की उसने। 5 फिंगर्स की बात की। उस 5 फिंगर्स कौन कौन है आप जानते हैं? नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, लद्दाख है, ये 5 फिंगर्स। तो तिब्बत तो ले लिया उसने, लद्दाख भी ले लिया आधा। क्यों? 35,000 किलोमीटर उसके पास है ना लद्दाख का, अक्साई चीन जिसे हम कहते हैं। अब बाकी की बारी है। नेपाल हमने खो दिया। अभी हम बात करें, मैंने नेपाली टोपी लगा रखी है, क्योंकि हिमालय का प्रतीक है ये। इसका जो पूरा जो स्टाइल है ना इस कैप का, वो हिमालयन है। तो भी हमारा तो सिरमौर है भाई नेपाल। तो आज नेपाली कैप भी टोपी लगा रखी है आपने, पूरा आज संकेत दे रहा है आप नेपाली टोपी लगा के। भारतवासी ये भी देखिए, गोरखा ब्रिगेड वी हैव लॉस्ट, गोरखा ब्रिगेड अनफॉर्चुनेटली। हमने 4 साल का जो अग्निवीर बनाया, ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होगा। आज गोरखा ब्रिगेड इंग्लैंड रखे हुए, अब था ना हमारे मानिक शाह का, आपने था ना, गोरखा या तो जीत जानता या तो मौत। सचमुच ऐसा कोई लड़ाकू दस्ता नहीं है दुनिया में। अभी चीन भर्ती कर रहा है गोरखाओं की, अब गोरखा हमारे खिलाफ लड़ेंगे। देखिए मजाक हिंदुस्तान का, जो आपने चीन की बात कही ना, चीन कितना इंटेलिजेंट देश है, कितना होशियार देश निकला। उसने हमारे नेपाल को हड़प लिया। वो तो हिंदू है सब, 90%। जिस हिंदुत्व नेपाल में पूरा कब्जा एक तरह से चीन के प्रभाव का लगातार बढ़ रहा है नेपाल के अंदर। ये बड़ा एक भारत के लिए तो खतरे की बात है। ये हिंदुत्व का डंका पीटने वालों को शर्म आनी चाहिए। एक मात्र अकेला राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, उसको भी खो दिया उन्होंने। दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देयर डिप्लोमेसी। जो इन्होंने ब्लॉकेट किया था ना 2015 में, आपको याद होगा, तभी चीन को घुसने का मौका मिला। तो हमें फिर कोशिश करनी चाहिए, डिप्लोमेसी को ठीक करें, हम नेपाल को अपना बनाए, सबको अपना बनाए, पड़ोसी तो अपने रहे कम से कम। हमारा हो नहीं सकता क्या था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बड़े विस्तार से आपने पूरे विषय को परिभाषित किया है, और किस तरह से दुनिया के अंदर युद्ध का लगातार खतरा जो विस्तार हो रहा है, उसका खतरा ही बढ़ता जा रहा है लगातार। और इससे जिस तरह से अगर ईरान इजराइल का युद्ध बढ़ता है, तो उससे दुनिया की शांति को एक बड़ा खतरा बिल्कुल सामने दिखाई देता है। और दुनिया के अंदर इस तरह कोई नेता भी इसमें वैश्विक स्तर पर नहीं दिखाई देता है जो शांति और सौहार्द का समर्थक हो, या उसकी नीति में प्राथमिकता शांति की हो। तो इसलिए लगातार तनाव दुनिया के अंदर, नफरत, घृणा का माहौल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसे इसका समाधान निकलेगा, कैसे दुनिया में शांति स्थापित होगी, बड़ा एक पहेली बनकर सभी के सामने, बड़ा प्रश्न बनकर सभी के सामने खड़ा हुआ है। और अगर यह युद्ध बढ़ता है, तो उससे निश्चित रूप से दुनिया के जो समीकरण है, विभिन्न देशों के बीच में जो आपस का तालमेल है, वह भी कहीं गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि दुनिया 2 गुटों में विभाजित पूरी तरह से नजर आ रही है। और आपने पूरे विषय को जिस तरह से परिभाषित किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा बहुत पसंद आएगी, और उन्हें पूरा विषय भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इन शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपका भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने यूरोप के टूर में अपनी व्यस्तता के बावजूद भी हमारे दर्शकों का समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।